सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्जाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम भारत के आर्थिक इतिहास को देखने वाले हैं। आर्थिक इतिहास से स्पष्ट है कि आर्थिक का मतलब धन से यानी अर्थ से, ठीक है। और अर्थ अंग्रेजों को कब मिलेगा? क्योंकि अंग्रेज भारत के नहीं थे, उन्हें धन केवल और केवल यहां से टैक्स से मिल सकता था। सीधी सी बात है, यदि आप जिस जगह के व्यक्ति ही नहीं हो और आपको वहां पर धन कमाना है तो सीधी सी बात है, या तो आप वहां पर उधार खेती लेकर खेती करोगे तो वो भी एक तरीके का टैक्स है, क्योंकि किसी ना किसी को आप रुपए दोगे। तो अंग्रेज यहाँ के तो थे नहीं, तो इस वजह से उनका जो आर्थिक लाभ हुआ वो केवल और केवल टैक्स से हुआ। किससे? केवल और केवल टैक्स से हुआ। दूसरी बात ये समझिए, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें मजबूर कर देता है टैक्स देने के लिए, जबकि जमीन भी आपकी हो, अधिकार भी आपका हो, तो सीधी सी बात है, समझ लीजिए उसका प्रभाव है उस क्षेत्र पर, यानी वो ताकतवर है। क्योंकि सीधी सी बात है, भारत वालों की जमीन थी, ठीक है ना, भारतीयों की जमीन थी, किसान भी जो थे उन्हीं की जमीन थी, अपना सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो टैक्स देने पर मजबूर थे। इसका मतलब सीधा सीधा तय हो चुका था कि ये जो है पूरा भारत अंग्रेजों के स्थापत्य में चला गया है, अंग्रेजों के हाथों में चला गया है, ठीक है। इसी को देखते हुए किसान डरने लगे, उन पर दबाव डालने लगे अंग्रेज, और उन्हें टैक्स देने पर मजबूर किया, ठीक है। और जब टैक्स किसान देने लगे अंग्रेजों को तो उनका आर्थिक लाभ हुआ, ठीक है। यहीं से भारत के आर्थिक विकास की शुरुआत होती है, यानी अंग्रेजों के आर्थिक लाभ की शुरुआत होती है, ठीक है। ये वाला पोर्शन हम पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत अंग्रेजों ने 3 प्रकार की व्यवस्थाएं शुरू करी। स्थायी बंदोबस्त, ठीक है ना, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था, ठीक। एक एक को डिटेल में बात करेंगे, साथ ही साथ मैप से ये भी समझते हुए चलेंगे कि ये किन किन क्षेत्रों पर मौजूद थी, यानी किन किन क्षेत्रों पर इनका प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त शुरू करते हैं। सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त, जो कि अंग्रेजों को द्वारा सबसे पहले शुरू भी किया गया था, ठीक है। देखिए, स्थायी बंदोबस्त जो था, किया किसने शुरू था? कॉर्नवालिस ने। किसने? कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था 1790 में 10 वर्षों के लिए। 1790 में 10 वर्षों के द्वारा स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था, ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति आई, उनका नाम था जॉन सोर। जॉन सोर ने कहा कि अब इसे स्थायी कर देना चाहिए। कितने सालों बाद? 3 सालों बाद, यानी 1793 में कहा जॉन सोर ने कि अब इसे स्थायी कर देना चाहिए। तो 1793 में उसे स्थायी कर दिया गया हमेशा के लिए, इसीलिए उसे नाम दिया गया स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत जो मानी जाती है वो मानी जाती है 1793 से। कब मानी जाती है? 1793 से मानी जाती है स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत, ठीक है। क्योंकि जॉन सोर के कहने पर इसे स्थायी कर दिया गया था 1793 में, लेकिन शुरू जो किया गया था 1790 में कॉर्नवालिस के द्वारा इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट हम बात करें, इसमें जो टैक्स लिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, देखिए, ना तो अंग्रेज खेती करते थे और ना ही अंग्रेज वहां पर टैक्स लेने आते थे। तो उन्हें कोई व्यक्ति भी तो चाहिए होगा जो उन्हें टैक्स दे, ठीक है ना, जो उन्हें टैक्स दे, एक व्यक्ति भी चाहिए होगा। तो वो व्यक्ति कौन होता था जो उन्हें टैक्स देता था? वो व्यक्ति होता था जमींदार। जमींदार कौन होते थे? जमींदार होते थे किसान और अंग्रेजों के बीच के आदमी, यानी मीडिएटर, ठीक है ना। कौन होते थे? मीडिएटर होते थे, ठीक है। जो धन लेते थे किससे? किसानों से टैक्स लेते थे, और जो भाग चाहिए होता था किसको? अंग्रेजों को, वो अंग्रेजों को भाग देते थे। और अंग्रेज शेष भाग जो देते थे, जो जमींदार और किसानों को मिले, वो भाग खुद रखकर किसानों को देते थे, यानी मीडिएटर का काम करते थे जमींदार। तो ये जो हमारी व्यवस्था थी, स्थायी बंदोबस्त जो था, इसमें जो टैक्स लिया जाता था वो जमींदारों से लिया जाता था, ठीक है ना, जमींदारों से लिया जाता था टैक्स, डायरेक्ट किसानों से नहीं लिया जाता था, ठीक है। यदि नेक्स्ट हम बात करें कि ये कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर था भारत के, तो भारत के 19% क्षेत्रफल पर था। कितने? 19% क्षेत्रफल पर था भारत के, ठीक है। यदि करें टैक्स की बात, तो इसमें 11 में से 10 भाग जाते थे अंग्रेजों को और 1 भाग जाता था जमींदारों को। जैसे कि 10/11 जो भाग होता था वो जाता था अंग्रेजों को, जबकि 1/11वां भाग जो था वो जाता था जमींदारों को, ठीक है। यदि हम बात करें क्षेत्र कौन कौन से थे, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा बनता है कि कौन कौन से क्षेत्रों पर हमारी स्थायी बंदोबस्त था। तो स्थायी बंदोबस्त हमारा कौन कौन से क्षेत्र पर था? बिहार, बंगाल, उड़ीसा और उत्तरी मद्रास,
ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, देखिए एक एक को मैं नोट कर देता हूं, डिनोट कर देता हूं। देखिए ये रहा हमारा बिहार, कौन सा वाला क्षेत्र है, बिहार, ठीक है। यदि हम इसकी बात करें तो ये हुआ हमारा बंगाल, ठीक है। इसकी हम बात करें तो ये हुआ हमारा उड़ीसा, ठीक। यदि इसकी बात करें हम उत्तरी मद्रास, उत्तरी मद्रास, उत्तरी मद्रास, ठीक है। इन क्षेत्रों पर था हमारा किसका, स्थायी बंदोबस्त। कौन सी स्थायी बंदोबस्त, कौन कौन सा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और उत्तरी मद्रास, ठीक है ना। इन क्षेत्र पर था और टोटल कितने परसेंट क्षेत्रफल पर, 19% क्षेत्रफल पर था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इससे संबंधित। और एक और चीज याद रखनी है, इसमें किसमें, स्थायी बंदोबस्त में सूर्यास्त्र कानून लागू था, यानी सूर्य अस्त्र होने से पहले टैक्स देना पड़ता था वरना सजा मिलती थी, ठीक है ना। सूर्यास्त्र कानून किसमें लागू था, तो वो था स्थायी बंदोबस्त, ठीक। तो ये आपको स्थायी बंदोबस्त से ये चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। कौन सी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रायोगिक तौर पर मतलब प्रयोग के तौर पर चलेगी या नहीं चलेगी, इस तौर पर महाल राजमहल वाले क्षेत्र में लगाई गई। किस किस के द्वारा, अलेक्जेंडर रीड व मुनरो के द्वारा, ठीक है ना। सन पूछे तो 1792 में, कब, 1792 में, ठीक है ना, शुरू किया गया। तो आपको याद रखना है जो हमारी रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो किस किस के द्वारा, अलेक्जेंडर रीड व मुनरो के द्वारा 1792 में महाल, ये जो हमारा 12 महल क्षेत्र था वहां पर लगाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, इसमें टैक्स किससे लिया जाता था, तो डायरेक्टली इनसे टैक्स जो लिया जाता था वो किसानों से लिया जाता था। किससे, किसानों से डायरेक्टली टैक्स लिया जाता था। इसमें कोई भी मीडिएटर नहीं था, यानी अंग्रेज सीधे और सीधे जाते थे किसानों के पास, उनसे टैक्स लिया और शेष जो होता था उसे दे देते थे किसको, किसानों को, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी मीडिएटर नहीं था, ठीक। नेक्स्ट बात करें कितने परसेंट क्षेत्रफल पर था, तो ये भारत के 51% क्षेत्रफल पर था। कितने, 51% क्षेत्रफल पर था भारत के। ये 51% क्षेत्रफल पर था और ये कितने पर था, 19%। कितना, 19%। टोटल हुआ हमारा 70% और शेष बचा 30% पर हमारी महालवाड़ी व्यवस्था थी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टैक्स रेट की। तो 51 से आप सीधे सीधे याद रख सकते हैं 50 से 55, ठीक है। 50 से 55, 51 किसके बीच में पड़ेगा, 50 से 55 के बीच में पड़ेगा। तो आप आसानी से याद रख सकते हैं जो टैक्स रेट था किसमें, रैयतवाड़ी व्यवस्था में, वो 50 से 55% था। कितना, 50 से 55% था। और ये फिक्स नहीं था, इसे बढ़ाया भी जा सकता था। इसमें प्रावधान किया गया था कि हम टैक्स रेट बढ़ा सकते हैं किसानों से, ठीक है। दूसरी क्या थी, यदि पूछा जाए सर्वाधिक लाभ किस किस में, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, इन तीनों में सर्वाधिक टैक्स जो मिलता था किस व्यवस्था से मिलता था, तो वो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। किससे, रैयतवाड़ी व्यवस्था से मिलता था, ठीक है। ये बात करें किन किन क्षेत्रों पर था ये, तो ये हमारा था दक्षिणी मद्रास, यानी उत्तरी मद्रास तो हम ले चुके थे, ठीक है, किसमें, स्थायी बंदोबस्त में। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में शेष मद्रास यानी दक्षिणी मद्रास और मुंबई वाला क्षेत्र यानी बंबई वाला क्षेत्र, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक। तो हमारी रैयतवाड़ी व्यवस्था किन किन क्षेत्रों पर थी, तो दक्षिणी मद्रास और मुंबई, ठीक है। एक बार नोट कर देता हूं मैं, ये उत्तरी मद्रास, ये हमारा दक्षिणी मद्रास, दक्षिणी मद्रास, ठीक है, दक्षिणी मद्रास। और ये वाला क्षेत्र हमारा मुंबई यानी बंबई, बंबई, ठीक है। इन क्षेत्रों पर थी हमारी कौन सी, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं महालवाड़ी व्यवस्था। महाल का मतलब होता है गांव, ठीक है ना, गांव। इसका मतलब जो पहले क्या था, एक यूनिक किसान से टैक्स लिया जाता था, ठीक है ना, चाहे वो जमींदार लेके दे या फिर डायरेक्ट जाकर अंग्रेज ले। लेकिन जो हमारी महालवाड़ी व्यवस्था आई, महाल का मतलब होता था गांव, यानी उन्होंने पूरे के पूरे गांव बांध लिए। ऐसा नहीं अब हर एक किसान से टैक्स लिया जाएगा, वहां के मुखिया से कह दिया जाता था कि आप पूरे गांव का टैक्स कलेक्ट कर लीजिए और हमें दे देना, यानी गांव के गांव से टैक्स लिया जाता था, एक किसान से नहीं लिया जाता था। सिरदर्दी नहीं पाली उन्होंने और मुखिया को यह काम दे दिया, आप जाइए पूरे गांव का टैक्स कलेक्ट कीजिए और हमारे पास लेकर आइए। चूंकि महाल का मतलब गांव होता था, इसीलिए इस व्यवस्था का नाम पड़ा महालवाड़ी व्यवस्था। दूसरा आपको याद रखना है किसके द्वारा शुरू की गई, तो ये हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू की गई। किसके द्वारा, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा ये शुरू की गई। पूछे कितने परसेंट क्षेत्रफल पर, तो आपको एक चीज स्पष्ट दिख रही होगी कि 51% क्षेत्रफल पर थी हमारी रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। 19% क्षेत्रफल पर थी हमारी स्थायी बंदोबस्त। 19 और 51 70,
शेष कितना बचा, 30% क्षेत्रफल पर थी हमारी माहलवाड़ी व्यवस्था। कौन सी, माहलवाड़ी व्यवस्था। यदि टैक्स रेट की बात करें तो आप आसानी से याद रख सकते हैं 30 जो था, 30 से आप डिनोट कर सकते हैं 30 से 35 के बीच में, ठीक है। जैसे 51 से हमने नोट किया था 50 से 55, उसी प्रकार 30 से आप डिनोट कीजिए 30 से 35% के बीच में थी टैक्स रेट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें क्षेत्र कौन सा था, यानी किस किस क्षेत्रों पर थी ये, तो आपको याद रखना है ये किस किस क्षेत्रों पर थी। तो संयुक्त प्रांत वर्तमान का उत्तर प्रदेश और थोड़ा भाग हमारा उत्तराखंड का, ठीक है। एक दो जगह और आएंगी तो आप कंफ्यूज ना होना। तो थोड़ा बहुत उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र संयुक्त प्रांत के अंतर्गत आता था मुख्य रूप से, ठीक है, मुख्य रूप से बोल रहा हूं मैं। दूसरा आगरा वाला क्षेत्र, मतलब आगरा में, ठीक है, आगरा और एमपी, ठीक, एमपी वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र यहां पर एमपी, ठीक, एमपी, ठीक, अवध और पंजाब वाला क्षेत्र, ठीक। इन वाले क्षेत्रों पर किसका था, इन वाले क्षेत्रों पर थी हमारी माहलवाड़ी व्यवस्था। फिर से रिपीट करता हूं, संयुक्त प्रांत बिहार, मध्य प्रदेश और पंजाब, इन वाले क्षेत्रों पर थी हमारी माहलवाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट हम बात करें कि मार्टिन बर्ड, देखिए इस वाली व्यवस्था में, कौन सी, माहलवाड़ी व्यवस्था में हमें क्या देखने को मिलता है, तो माहलवाड़ी व्यवस्था में हमें रजिस्टर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, रजिस्टर देखने को मिलते हैं। और वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो वो शुरू किया गया था मार्टिन बर्ड के द्वारा, मार्टिन बर्ड के द्वारा। चूंकि मार्टिन बर्ड ने जो ये व्यवस्था है माहलवाड़ी उत्तर भारत में लगाई, इसीलिए मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत के भू राजस्व का जनक कहा जाता है, ठीक है ना, उत्तर भारत के भू राजस्व का जनक कहा जाता है, ठीक। तो ये थी हमारी 3 व्यवस्थाएं, यानी 3 टैक्स की प्रणालियां, कौन कौन सी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और माहलवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है। इनसे बहुत ज्यादा एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने देखा भी होगा। तो डायरेक्ट जो बोर्ड पर लिखा हुआ है सब कुछ पूछा गया एग्जामों में, तो आपका काम रहेगा 1-2 बार इस वीडियो को कंप्लीट देखना, साथ के साथ नोट बनाते चलना। आप एक मैप भी चिपका सकते हैं, ठीक है, कट एंड ड्रॉ मैप ले सकते हैं, उसे अपनी नोटबुक पर चिपकाइए और डिनोट करते चलिए। आप यकीन मानिएगा चीजों को आप बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हैं, ठीक है, भूलेंगे नहीं आप जितनी भी चीजें हैं, वरना क्षेत्र और क्षेत्रफल आप आसानी से भूलने की बिल्कुल पूरी उम्मीद रहती है यदि आप मैप से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं हमने आज क्या पढ़ा, ठीक। चलिए, तो आज हम देखते हैं हमने आज क्या पढ़ा। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा स्थायी बंदोबस्त। कौन सा स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त 1790 में कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन एक व्यक्ति हुए जॉन सोर, जिन्होंने कहा 1793 में कि इसे स्थायी कर दिया जाए, तो 1793 में इसे स्थायी कर दिया गया, इसीलिए इसका नाम स्थायी बंदोबस्त पड़ा और इसकी शुरुआत 1793 से मानी जाती है मुख्य रूप से, ठीक है। पूछा जाए कितने % क्षेत्रफल पर था भारत के, तो 19% क्षेत्रफल पर था। पूछे कौन कौन से क्षेत्र थे, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और उत्तरी मद्रास क्षेत्रफल पर थी कौन सी, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। पूछे इसमें टैक्स कितना जाता था, तो 10/11 भाग अंग्रेजों को और 1/11 भाग जमींदार को। इसमें जो टैक्स लिया जाता था वो जमींदार से लिया जाता था, और जमींदार किसान और अंग्रेजों के बीच के मीडिएटर होते थे, ठीक है। और ये इसमें कौन कौन सा लागू था कानून, तो सूर्यास्त्र कानून इसमें लागू था। कौन सा, सूर्यास्त्र कानून इसमें लागू था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रायोगिक तौर पर 12 महल क्षेत्र में शुरू की गई, किसके द्वारा, अलेक्जेंडर रीड और मुनरो के द्वारा, ठीक है। यदि बात करें इसमें मालिक कौन होते थे, यानी डायरेक्ट किसान, जो टैक्स लिया जाता था वो किससे लिया जाता था, अंग्रेज डायरेक्ट टैक्स लेते थे किसानों से, ना इसमें जमींदार थे ना मुखिया थे, डायरेक्ट किसानों से टैक्स लिया जाता था। और ये कितने % क्षेत्रफल पर थी, तो 51% क्षेत्रफल पर थी। यदि बात करें टैक्स रेट, तो 50 से 55% इसमें टैक्स रेट थी। यदि बात करें कि सर्वाधिक लाभ तीनों में किससे हुआ अंग्रेजों को, तो वो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। कौन सी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। और ये किन किन क्षेत्रों पर थी, तो ये दक्षिणी मद्रास और मुंबई वाले क्षेत्र पर थी हमारी रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक। नेक्स्ट हमने बात की माहलवाड़ी व्यवस्था। माहलवाड़ी व्यवस्था की शुरू किसके द्वारा की गई, तो वो थे हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। यदि बात करें इसमें मालिक कौन होते थे, तो इसमें मालिक महाल यानी गांव के गांव होते थे। इसमें जो टैक्स लिया जाता था मुखिया से कह दिया जाता था कि आप पूरे गांव का टैक्स कलेक्ट करो और हमें दे दो, ठीक है ना। पूरे के पूरे गांव का डाटा लिया जाता था, ऐसा नहीं है एक किसान का। तो इसीलिए गांव का मतलब महाल होता था, इसीलिए इसका नाम पड़ा माहलवाड़ी व्यवस्था।
नेक्स्ट हम बात करें कितने परसेंट क्षेत्रफल पर थी, तो 51 और 19 70% पर हुई हमारी स्थायी और रैयतवाड़ी, तो शेष 30 बचा हमारा महालवाड़ी। तो 30% क्षेत्रफल पर थी हमारी महालवाड़ी व्यवस्था। यदि टैक्स रेट की बात करें तो 30 से 35% था हमारा टैक्स रेट। ठीक है, यदि हम बात करें किन किन क्षेत्रों पर लागू थी, तो हमारा संयुक्त प्रांत, अवध, आगरा, मध्य प्रदेश और पंजाब वाले क्षेत्र पर लागू थी हमारी महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, यदि हम पूछे कि उत्तर भारत के भू राजस्व का जनक किसे कहा जाता है, तो वो कौन था, मार्टिन बर्ड, क्योंकि मार्टिन बर्ड ने रजिस्टर लागू किए। रजिस्टर का मतलब नोट, सबको नोट करना, ठीक है ना, बिल्कुल एक क्रम में तालिका बनाकर, ठीक है, इंडेक्स बनाकर नोट करना। तो इसीलिए मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत के भू राजस्व का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की भू राजस्व प्रणाली कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं भारत का आर्थिक इतिहास। ठीक है, एक वीडियो में मुझे उम्मीद है आपको भटकना नहीं पड़ेगा, बेस्ट कंटेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना, हो सके तो शेयर करना। ठीक है, और जितनी मेरी प्रीवियस वीडियो हो चुकी हैं, पीछे वाली वीडियो को आप कंप्लीट कर लेना, साथ के साथ नोट भी बनाते चलना। ठीक है, और जल्दी ही हम और स्पेशल क्लास लॉन्च करेंगे, हो सकेगा जैसे कि भारत को जानूं, जिसमें हम एक वीडियो 10 या 10 मिनट की वीडियो पढ़ा करेंगे, उसमें जो भी भारत के कुछ चीज़ों पर बात किया करेंगे। ये आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल देखने लायक होगी, इसमें नोट कुछ नहीं करना होगा, केवल हम मैप को समझेंगे पूरा। ठीक है, तो ये थी आज की मेरी वीडियो। तो बताना वीडियो कैसी लगी। ठीक है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, हो सके तो अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर करना, हो अगर पॉसिबल हो तो, जोर जबरदस्ती नहीं है, और शेयर की जगह आप अपने पढ़ाई ज़्यादा करना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप क्या करना, जितना भी प्रीवियस वीडियो है उसे कंप्लीट कर लेना, ताकि जो नेक्स्ट मेरी वीडियो आने वाली है आपका कुछ छूटे ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।